जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला चल रही है अति महत्वपूर्ण प्रश्न की, यह इसका एपिसोड 6 है। आपके सामने पहला प्रश्न, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये क्या करती है? जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत ये काम उसको चलाने के लिए काम करती है। यानी कि यहाँ पर पूरा खाद्यान्नों का संग्रह होता है, उसके बाद यहीं से फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पब्लिक स्तर पर, जो सरकार गेहूँ और चावल वगैरह बांटती है, तो उसका काम ये करती है, उसको मैनेज यही करती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पोंग डैम। पोंग डैम, इसको ब्यास डैम भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ब्यास नदी के ऊपर है। ब्यास नदी कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। ये इस नदी के ऊपर इस ज़िले में है। अब अगला सीधे प्रश्न उठता है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर झील भी जो है ये पोंग डैम में ही स्थित है। मतलब जो डैम बनाया गया यहाँ पर जो झील बनती है, इसका नाम जो है महाराणा प्रताप सागर झील है। अब हिमाचल प्रदेश आया तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले परीक्षा में आ चुका है, ये CDS की परीक्षा में पूछा गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको नक्शे में देख लेते हैं। ये सामने आपके रहा पोंग डैम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोंग डैम है। ये एक रामसर साइट भी है, नवंबर 2002 में इसको डिक्लेयर किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन 1981 में हुआ था। ये लोअर PCS 2010 की परीक्षा में आया है, उत्तराखंड लोअर PCS में, इसको याद रखिएगा। तो ये अब इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इसमें एक साल उन्होंने MS-DOS पूछ लिया। कभी ये किसी और का भी पूछ सकते हैं, किसी वायरस का नाम पूछ सकते हैं, या ऐसी कोई जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ उसका पूछ सकते हैं, या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है पूछ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, रिलेट करके हम उसको देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि विकास के कार्यों में उनको कर्जा देना, कृषि उन्नति के लिए जो काम करते हैं वो, ये उसमें जो कर्जा वगैरह देना होता है उसका काम ये करता है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किसके सुझाव पर, किसके रिकमेंडेशन पर, किसके अनुमोदन पर? शिवरमन कमेटी, जो कि योजना आयोग के पुराने सदस्य रह चुके थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक है, जो हिस्सेदारी है, वो RBI की है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में इसका हेड कौन है ये आपको देखना है, बताना है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा महाकाव्य भी कह सकते हैं। इसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट। यह एक कश्मीरी पंडित हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ऐसी कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो पुराने परीक्षाओं में कहीं भी पूछी गई हैं, उनकी संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जैसे ही सामने फिरोज शाह तुगलक आया तो आप तुरंत अपने नोट से अपनी किताब खोलिए, तुगलक वंश पढ़िए। ठीक है, तुरंत रिकॉल करिए सबसे लंबा समय तक कौन सा वंश था, सबसे छोटा समय तक कौन सा वंश रहा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ये सब आपको तुरंत रिकॉल करने में, अभी आपको इसके हर चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको मनन करना है। ये होता है साइंटिफिक तरह से रिवाइज करना। आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको 360 डिग्री चारों तरफ दिमाग को ले जाना है। संस्थापक कौन था, सबसे छोटा वंश कौन था, सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन सा था, तुगलक वंश का पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा कौन था। ठीक है, तो आपको फिरोज शाह तुगलक के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। हमारे सामने प्रश्न था, फिरोज शाह तुगलक जो फर्स्ट शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। आपको ये तुरंत याद रखना है और उसी समय सारा तुगलक को देखना है। ठीक है, हर चीज़ तो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती ना, तो आपको ये सिर्फ रिवीजन श्रृंखला है। आपको हम खींचेंगे उस दिशा में, कैसे आपको रिवीजन करना है। तो आपको किताब खोल के तुरंत इस चीज़ को अभी के अभी देखना है। वीडियो पॉज करिए और इसको पहले देखिए। आगे बढ़ते हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। यह है 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। अभी 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, क्योंकि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे संविधान संशोधन कर दिए थे उनकी सरकार ने। तो इसमें जो शिक्षा है ये इन 5 चीज़ों में, जो 5 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हुए थे, जो 5 विषय ट्रांसफ़र किए गए थे राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में, वो कौन कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट,
वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने विषय ट्रांसफ़र किए थे, इनमें से कौन सा किया था, कौन सा नहीं किया था, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। 45वां प्रश्न है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, CACP जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1965 में हुई थी, किस नाम से? एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, यानी कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, कृषि मूल्य आयोग के नाम से। तो 1985 में इसको रिनेम किया गया था CACP के नाम से। अब इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, 1965 में आपका क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1965 में युद्ध हुआ था। युद्ध के समय क्या होता है? अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के लिए खाद्यान्न का संकट आ गया था। खाद्यान्न का संकट आते ही आपको पता है, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो खाद्यान्न संकट होता है। तो खाद्यान्न संकट होता है तो क्या हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो उस समय अगर खाद्यान्न संकट हुआ और ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया? हमने एक इस तरह की संस्था बनाई, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP। ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के उससे आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल बाय यूनेस्को। 23 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बहुत सारे महान जो लेखक हैं उनका जन्म भी हुआ था और कई महान लेखकों की मृत्यु भी हुई थी। तो उस दिन को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उस आधार पर जनजीवन में, लोगों में, जनमानव में जो है किताब पढ़ने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, CBSE बोर्ड में क्या होता था? मार्च में परीक्षाएं होती थी, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता था, तो अप्रैल में नई किताबें आती थी, ठीक है ना। तो नई किताबें यानी कि पुस्तकें, तो 23 अप्रैल को ऐसे याद रखना है, 2 और 3, ठीक है। तो 23 अप्रैल क्या है? विश्व पुस्तक दिवस है। अब ये तो ऐसे तो आपने महीना याद कर लिया कि अप्रैल में नई नई किताबें आती थी तो हम किताबें पढ़ते थे, यानी कि पुस्तक दिवस, क्योंकि पुस्तक का उस समय ज़्यादा वो होता है, नई नई किताबें आती हैं, हम लोग खूब चाव से पढ़ते हैं, देखते हैं, हर जगह किताबें की बिक्री होती है, तो किताबों का माहौल होता है, तो किताब दिवस। अब ये 23 को आप वैसे याद कर लीजिए, 2 और 3 को कुछ बना के 23 तारीख को कुछ कोई चीज़ से लिंक कर लीजिए, किसी के जन्मदिन से या कुछ और डेट से। तो 23 अप्रैल को क्या होता है कि अप्रैल लास्ट में, हम शुरुआत में सबके पास किताबें नहीं होती है, लेकिन लास्ट तक का 20s के बाद सबके पास किताबें आ जाती हैं, फिर पढ़ाई भी जो है स्पीड पकड़ लेती है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फादर ऑफ, अगला प्रश्न है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। विश्व स्तर पर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग सेमोर क्रे को कहा जाता है, लेकिन भारत में फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग, ये याद रखिए, ये इंडियन है। ये किसको कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर। इनको पद्म विभूषण और पद्मश्री दोनों मिला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 48वां, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ढाका हुआ करती थी, बाद में ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में BG खर की अध्यक्षता में हुआ था। इनको खेर भी खर दोनों कह देते हैं। हुआ कब था? ये इंपॉर्टेंट है, 1955, डेट महत्वपूर्ण है। और अध्यक्ष किसके थे? BG खर थे, ठीक है। अब यहाँ से एक आता है आर्टिकल 344। 344 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि वो राजभाषा आयोग का गठन करें, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सामने है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में डैश, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको यहाँ से तुरंत रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आपका आज के प्रश्न हो गए, और आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, इस सीरीज़ को देखिए और आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।